से भी अनुरोध रहेगा दुपट्टा उठाकर स्वागत करें। उठाकर स्वागत करेंगे श्री राजनाथ सिंह जी का। उठाकर के स्वागत करेंगे श्री नरेंद्र जी का। स्वागत करूंगा कि वह इस सुंदर पुस्तिका का, इस विवरणिका का विमोचन करें, हम सबको वह समर्पित करें, ये जानकारी पूरी जनता के बीच रखें। और आप लोगों से इस गौरवशाली 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में और जोधपुर के दूसरे सांसद जो पाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जोधपुर की 3 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, ऐसे पाली के लोकप्रिय सांसद श्री पीपी चौधरी जी, सांसद राज्यसभा श्री रामनारायण जी डूडी और जिला प्रमुख जोधपुर श्री पूनाराम जी चौधरी, सभी सम्मानित विधायक श्री कैलाश भंसाली, श्रीमती सूर्यकांता जी व्यास, श्री बाबू सिंह जी राठौर, श्रीमती कमसा मेघवाल, श्री भैंसराम जी, भैराराम जी सियोल, श्री शैतान सिंह जी, श्री जोगाराम जी पटेल, श्री देवेंद्र सालेचा, श्री गोपाराम जी, श्री जसवंत सिंह जी बिश्नोई पूर्व सांसद, श्री राजन जी गहलोत पूर्व राज्य मंत्री, श्री मेघराज जी लोहिया, श्री शंभू सिंह जी खेतासर, सुश्री वनिता सेठ, श्री जुगल किशोर व्यास, श्री मोहन जी मेघवाल और पद्म भूषण प्राप्त श्री नारायण सिंह जी माड़कवाल। और इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे अरसे के बाद जोधपुर की किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके समक्ष में खड़ा हुआ। वैसे इसके पहले भी, चुनावों के दौरान भी जोधपुर जनपद की कई सार्वजनिक सभाओं को मैंने संबोधित किया है। जब भी चुनावी दौर आता है तो राजस्थान में दौरे के कार्यक्रम लगते हैं और राजस्थान की जनता के साथ सीधा संवाद करने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन 2014 के लोकसभा के चुनाव के बाद जोधपुर में किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए पहली बार आया हूं। और पहली बार इसलिए आया हूं कि मेरे जोधपुर के बहनों भाइयों, आप लोगों ने हम लोगों के ऊपर भरोसा किया है, हम लोगों पर विश्वास किया है और पुनः दिल की गहराइयों से आपको यह यकीन दिलाने के लिए आया हूं कि जो आपने हमारे ऊपर भरोसा किया है, हम किसी भी सूरत में उस भरोसे को टूटने नहीं देंगे। यही आपको विश्वास दिलाने के लिए आया। इतनी गर्मी में, चिलचिलाती धूप, यही मैं गजेंद्र सिंह जी से कह रहा था कि कहां से लोग आएंगे। और राजस्थान में तो वैसे भी गर्मी इतनी अधिक पड़ती है कि 4 बजे सार्वजनिक सभा का आह्वान किया है आपने, कैसे लोग पहुंचेंगे। फिर भी आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं, इसलिए मैं अपनी तरफ से आप सभी बहनों भाइयों का शीश झुकाकर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा गजेंद्र सिंह जी ने कहा, पीपी चौधरी जी ने कहा, रामनारायण जी रूडी, पुष्पेंद्र जी, सारे लोगों ने कहा कि केंद्र में जो आप लोगों ने श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाई थी, उसने अपना 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। मैं जानता हूं कार्यकाल चाहे कितना भी शानदार क्यों न रहा हो, विरोधियों के द्वारा आरोपों की बौछार की जा रही है। हमने क्या किया, क्या नहीं किया, इस पर तो बहस हो सकती है, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी प्रधानमंत्री और हमारी सरकार की नीयत पर कोई भी माकालाल सवालिया निशान नहीं लगा सकता।
मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, क्या क्या आरोप आप लगाते हो? क्या यह सच नहीं है कि इस आजाद भारत के 68 वर्षों के इतिहास में लगातार 55 वर्षों तक अखंड हुकूमत किसी एक राजनीतिक पार्टी की रही है तो कांग्रेस की रही है? क्या किया है इस देश के साथ कांग्रेस की सरकारों ने? और मुझे यह कहने में संकोच नहीं है, पिछली 10 वर्षों की जो सरकार कांग्रेस की चली है, बहनों भाइयों, जमकर इसे हिंदुस्तान को लोगों ने लूटा है। 10 वर्षों का समय किसी भी सरकार के लिए, किसी भी राज्य अथवा किसी देश की तकदीर को बनाने के लिए यह कम समय नहीं होता है। अब बड़ा मुश्किल 1 वर्ष का समय हमारा गुजरा है और आप हम लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। अरे कुछ किया हो अथवा न किया हो, लेकिन भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारी सरकार के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, यह कोई नहीं कह सकता। हमारे प्रधानमंत्री जी ने विदेश की यात्रा की और संसद में खड़े होकर कांग्रेस के नेता कहते हैं प्रधानमंत्री जी विदेश का बहुत दौरा कर रहे हैं, आपको हिंदुस्तान का भी दौरा करना चाहिए। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, मनमोहन सिंह जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो 1 वर्ष के कार्यकाल में जितने दौरे किए थे, कमोबेश उतने ही दौरे हमारे प्रधानमंत्री ने किए। लेकिन कांग्रेस के जो युवा नेता हैं उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ये यदि विदेशों में जाते हैं तो भारत का मान सम्मान अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ाने के लिए जाते हैं, वहां छुट्टी मनाने के लिए नहीं जाते हैं, मौज मस्ती लेने करने के लिए नहीं जाते हैं। आप तो 2-2 महीने निकल जाते हैं, कहां चले जाते हैं पता ही नहीं, और राजनाथ सिंह गृह मंत्री होते हुए भी ढूंढते रह जाते हैं कहां गए कहां गए। अरे जहां गए आपको बतलाना चाहिए कि वहां जा रहा हूं। आप देश के नेता हैं तो देशवासियों को बताने में क्या हर्ज है? और आज हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री यदि विदेशों में जाते हैं तो टेलीविजन पर ज्यादा दिखते हैं। अब पहले यदि जाते थे कांग्रेस के प्रधानमंत्री तो नहीं दिखते थे। अरे भाई, ये जो हमारे मीडिया के मित्र हैं इनसे पूछिए कि आप उनको क्यों नहीं दिखाते थे। हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो उस देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल की सारी मान्यताओं को तोड़कर हमारे प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए आता है। और इतना ही नहीं, केवल दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले भारतवासी ही हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए लाखों की संख्या में नहीं इकट्ठे होते हैं, बल्कि उस देश के रहने वाले नागरिक भी उनका स्वागत करने के लिए भारी संख्या में इकट्ठे होते हैं। इसीलिए हमारे यह मीडिया के मित्र हमारे प्रधानमंत्री को टेलीविजन के पर्दे पर ज्यादा दिखाते हैं। जिसे देश देखना चाहेगा उसे ही तो हमारे मीडिया के लोग ज्यादा दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नहीं मैं प्रधानमंत्री हूं, मुझे दिखाओ मुझे दिखाओ। यह तो कोई कह नहीं सकता। अभी चीन गए थे हमारे प्रधानमंत्री, चीन गए थे। चीन जाने के पहले भी हम और वो दोनों लोग बैठे थे, काफी बातचीत हुई थी। गए वहां, बहनों भाइयों, भारत और चीन के बीच सीमा का विवाद है। कब से सीमा का विवाद चल रहा है इसे आप अच्छी तरह जानते हैं। चीन दुनिया का एक ताकतवर देश माना जाता है और आपने देखा होगा कि कभी चीन ने यह दावा किया कि भारत का अरुणाचल प्रदेश यह भारत का नहीं है बल्कि चीन का है, और कभी चीन यह दावा करता था कि जम्मू कश्मीर का जो कश्मीर है, कश्मीर घाटी है, वह भारत का हिस्सा नहीं है बल्कि वह चीन का हिस्सा है, और कश्मीर में रहने वाले लोगों को
वह स्टैपुल्ड वीजा यानी नत्थी किया हुआ वीजा जारी करता है। लेकिन हमारे शेरे दिल प्रधानमंत्री ने चीन की धरती पर पहुंचकर वहां के प्रधानमंत्री को कहा, ऐ चीन के प्रधानमंत्री महोदय, अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर घाटी पर कभी चीन को दावा नहीं करना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमसे अलग नहीं कर सकती। इसलिए जाते हैं प्रधानमंत्री विदेशों की यात्रा पर। राहुल जी छुट्टी मनाने के लिए नहीं जाते, नहीं जाते। क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि आप जानते हैं सेना के जवान जिन हथियारों का प्रयोग करते हैं, हवाई जहाज, एरोप्लेन, फाइटर्स प्लेन, यह सब सारे और जब बड़ी बड़ी हथियार, यह सब ज्यादातर लाखों करोड़ रुपए के दुनिया के दूसरे देशों से खरीदे जाते हैं। अमेरिका, फ्रांस आदि आदि ऐसे देशों से खरीदे जाते हैं। लाखों करोड़ रुपया सरकार के खजाने से निकलकर दुनिया के दूसरे देशों की बैंकों में पहुंचता है। बधाई देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को। उन्होंने कहा कि आज तो हम उतने हथियार नहीं बना पाते जितने हथियारों को हमारे सेना को जरूरत है, लेकिन फिर भी दुनिया के जो देश हथियार बेचने का काम करते हैं उनसे कह दिया कि हम हथियार तभी खरीदेंगे कि जब हम जितना पैसा देते हैं हथियार खरीदने का, उसका आधा पैसा तुम्हारे द्वारा हिंदुस्तान में लगाया जाएगा, तभी तुम्हारा हथियार खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। बहनों भाइयों, 10 वर्षों के अंदर भारत को दुनिया के दूसरे देशों से लाखों करोड़ रुपए का हथियार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदुस्तान की धरती पर हिंदुस्तानियों के द्वारा ही सेना के जवानों के प्रयोग में आने वाले हथियार तैयार होंगे। राहुल जी इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश की यात्रा पर जाते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी यदि जाते हैं तो केवल राजनीतिक कूटनीति करने के लिए नहीं जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री यदि जाते हैं केवल रणनीतिक, जिसे स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी बोलते हैं, रणनीतिक कूटनीति करने के लिए नहीं जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री यदि जाते हैं तो दुनिया के देशों के साथ भारत की एक सांस्कृतिक कूटनीति भी करने के लिए जाते हैं, जिसे कल्चरल डिप्लोमेसी कहते हैं। क्या आज तक हुआ है कभी? या तो हमारे नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे, वहां भाषण दिया था। भारतवासियों का मस्तक गर्व के साथ ऊंचा हो गया। या तो हमारे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी संयुक्त राष्ट्र संघ में पहुंचकर उन्होंने सारी दुनिया की पंचायत में डंके की चोट पर कहा, योगा, योग 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 प्राणायाम ये भारत की देन है, भारत की संस्कृति की देन है। इसलिए सारी दुनिया को इसे स्वीकार करना चाहिए। इसलिए बहनों भाइयों, अब योग को केवल भारत में मान्यता नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में मान्यता मिल गई और संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रस्ताव पारित कर दिया। यह सरकारी छोटी मोटी उपलब्धियां, फिर भी आप आरोप लगाने के लिए लगाते हैं। क्या यह सच नहीं है कि कांग्रेस नेतृत्व की सरकार रहते हुए लगातार 10 वर्षों तक महंगाई तेजी के साथ बढ़ने का सिलसिला इसे हिंदुस्तान में जारी था? क्या इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है? कोई कह सकता है कि महंगाई जितनी घटनी चाहिए उतनी महंगाई नहीं घटी है? कोई कह सकता है कि कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसकी कीमत जितनी घटनी चाहिए नहीं घटी है? लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि कांग्रेस की हुकूमत में महंगाई जो बढ़ने का सिलसिला जारी था, उसे रोकने में भी किसी ने कामयाबी हासिल की है, तो हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है। महंगाई बढ़ने का सिलसिला हमने रोक दिया है। महंगाई पहले से कम हुई है, आंकड़ों में भी जाकर कोई देखे, धरातल पर भी आज वह दिखाई दे रहा है। अब तर्क क्या देते हैं? तर्क देते हैं कि साहब क्रूड ऑयल जिससे पेट्रोल और डीजल बनता है,
या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस क्रूड ऑयल की कीमत कम हो गई है, इस कारण हिंदुस्तान में महंगाई कम हो गई है? मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की जो कीमत कम हुई है, तो क्या केवल भारत की महंगाई कम करने के लिए कम हुई है कि दुनिया के अन्य देशों की भी महंगाई कम होनी चाहिए? हकीकत यह है मेरे बहनों भाइयों कि हिंदुस्तान में भी महंगाई यदि कम हुई है तो हमारी सरकार की पारदर्शी नीतियों के कारण महंगाई कम हुई है, हमारी सरकार की ईमानदारी के कारण महंगाई कम हुई है, फैसलों के कारण महंगाई कम हुई है। केवल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत कम हो जाने के कारण महंगाई नहीं बढ़ी है। अभी गजेंद्र सिंह जी शेखावत बतला रहे थे हमारे देश की अर्थव्यवस्था के संबंध में। अब भारत ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो रेटिंग एजेंसी हैं, जो दुनिया के हर देशों की अर्थव्यवस्था कितनी ताकतवर है इसका मूल्यांकन करती रहती हैं, इसकी रेटिंग करती रहती हैं। उन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी कहा है कि इस समय चीन के बाद दुनिया की सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था इस समय कोई है तो वह भारत की है। सारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इस हकीकत को स्वीकार किया। क्या यह छोटी उपलब्धि है? हमारे प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया भारत में बनाओ स्कीम चलाई। अब हमारे कांग्रेस के मित्रों को समझ में नहीं आता कि मेक इन इंडिया क्या है, मेक इन इंडिया क्या है। वो कहते थे मेक इन इंडिया नहीं, मेड इन इंडिया। तो मैंने कहा रुक जाओ, मैं समझाता हूं मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया क्या है। मेक इन इंडिया का मतलब यह है घर के रहने वाले यहाँ के पूंजीपति बाहर पैसा मत लगाओ, भारत में पैसा लगाओ, यही नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करो। और इतना ही नहीं, दुनिया के सारे पूंजीपतियों को यह संदेश दिया है तुम आओ भारत में पैसा लगाओ, जो माल तैयार करना है यहां पर माल तैयार करो। 91 पैसा हमारा होगा, 49 पैसा तुम्हारा होगा। और जब यदि तुम यहां पर कोई इंडस्ट्री लगाओगे उसमें जो माल तैयार होगा, चाहे दुनिया के तुम किसी देश के रहने वाले हो, उस पर मेड इन इंडिया लिखा जाएगा, मेड इन चाइना अथवा मेड इन रूस नहीं लिखा जाएगा। बहनों भाइयों, यदि भारत में पैसा लगेगा, उद्योग बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन भारत में होगा। यहां के हमारे बेरोजगार नौजवानों के हाथों को रोजगार का अवसर मिलेगा। क्या हमारी सरकार ने यह अपराध किया है? आज की हालत क्या है? यदि दुनिया के किसी दूसरे देश से बना हुआ सामान यदि कोई आ जाता है, उस पर लिखा होता है मेड इन अमेरिका, मेड इन जर्मनी, मेड इन जापान, तो लोग कहते हैं वाह क्या पूछना, यह सुपर क्वालिटी का सामान है। और इस पर मेड इन इंडिया लिखा होता है, लोग कहते हैं यह तो बहुत पुअर क्वालिटी का सामान है। बहनों भाइयों, मेक इन इंडिया स्कीम के तहत हम जैसे सामान भारत में तैयार करना चाहते हैं वह विश्व स्तरीय क्वालिटी के होंगे, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के होंगे। कि भारत की फैक्ट्रियों का बना हुआ माल यदि दुनिया के दूसरे देशों में जाएगा, जिस पर मेड इन अमेरिका, मेड इन जर्मनी, जापान, मेड इन फ्रांस लिखा होगा, उसे लोग नहीं खरीदेंगे, बल्कि जिस पर मेड इन इंडिया लिखा होगा उन सामानों को दुनिया के लोग खरीदेंगे। इसलिए हम लोगों ने यह मेड इन इंडिया स्कीम लॉन्च की। इसीलिए प्रधानमंत्री जी दुनिया के दूसरे देशों में जा रहे हैं। $28 बिलियन विदेशी पूंजी निवेश की बात पक्की हो गई है। $28 बिलियन विदेशी निवेश की बात यह पक्की हो गई। इसलिए जाते हैं। क्या बहनों भाइयों, आपके देश का बना हुआ सामान सारी दुनिया में बिके? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे हां और ना में जवाब चाहता हूं, क्या आपकी फैक्ट्रियों का बना हुआ माल, आपके हाथों से बना हुआ माल सारी दुनिया की बाजारों में जाकर बिके तो क्या आपका मस्तक दरों के साथ ऊंचा होगा या नहीं होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कांग्रेस के लोगों से पूछो कोई नहीं, क्यों आपत्ति है, क्या नाराजगी है?
अरे भाई 55 वर्षों तक आपने हुकूमत की है, अभी तो 1 साल हुआ है, घबराओ मत, देखते जाओ। अभी तो एक ट्रेलर है, पिक्चर तो आगे है, ट्रेलर है, पिक्चर तो आगे आएगी। गरीबों की, किसानों की। बहनों भाइयों, जैसे आप किसान हैं वैसे मैं भी किसान हूं। मैं बड़े बाप का बेटा नहीं हूं, आप जैसा ही हूं। मैं भी गांव का रहने वाला हूं, किसान मां की परिवार के कोख से पैदा हुआ हूं। मेरे बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर आज भारत सरकार में गृह मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहा हूं। किसानों के दर्द को मैं समझता हूं। अपने गांव का आलू पैदा करने वाला सबसे बड़ा किसान मैं था। मैं जानता हूं किसानों को दर्द। सबसे बड़ा किसानों का दर्द यह है, किसानों को जो भी पैदा करते हैं उसकी लाभकारी कीमत नहीं मिल पाती है। हकीकत है कि नहीं? यह सच है कि नहीं है? जितना पैसा मिलना चाहिए, जितना मुनाफा होना चाहिए, नहीं हो पाता है। और आज मैं बताना चाहूं, आप यह कहेंगे कि आप लोगों ने अब तक क्या किया? प्रधानमंत्री जी से बात हुई है, प्रधानमंत्री जी ने बैठक बुला ली, मैं भी मौजूद था, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी भी मौजूद थे, अन्य लोग भी मौजूद थे, सारे अधिकारी मौजूद थे। बहुत ही गंभीरता पूर्वक प्रधानमंत्री जी इस संबंध में विचार कर रहे हैं कौन सी ऐसी योजना लागू कर दी जाए ताकि किसानों की खेती बाड़ी यह एक लाभ का पेशा बन जाए, या कौन सी योजना लागू कर दी जाए। और उसके संबंध में 3-4 योजनाओं पर हम लोगों ने विचार किया है। अंतिम निर्णय लेना है। विचार की प्रक्रिया यह चल रही है। भारत सरकार में कृषि मंत्री रहते हुए मैंने भी एक योजना, उस समय कृषि आमदनी बीमा योजना का प्रयोग प्रारंभ किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद कांग्रेस ने उसे ध्वस्त कर दिया। सारी योजनाओं पर हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। कैसे किसानों के खेत की आमदनी तय कर दिया, चाहे ओला पड़े, चाहे बाढ़ आए, चाहे सूखा पड़ जाए, किसानों को नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि खेत है तो खेत में कुछ न कुछ किसान को मिलना चाहिए। वो काम कर रहे हैं, छोड़ा नहीं है किसान और गरीब, यह हम लोगों के कलेजे में बैठा है मेरे बहनों भाइयों। इसे हम बाहर नहीं कर सकते, कलेजे में बैठा रहता है। क्योंकि हकीकत को मैं जानता हूं कि जब तक इस हिंदुस्तान का किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक यह हिंदुस्तान किसी भी सूरत में खुशहाल नहीं हो सकता। इस हकीकत को मैं अच्छी तरह जानता हूं और हमारे प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं। वो अभी गरीब मां की कोख से पैदा हुए, धन्ना सेठ के परिवार में वो नहीं पैदा हुए। वह योजना चल रही है। किसान के 1-1 इंच खेत की सिंचाई कैसे हो, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था अभी डाल दी है, प्रारंभिक व्यवस्था। हम वह भी योजना प्रारंभ करना चाहते हैं ताकि हिंदुस्तान की नदियों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए, ताकि न कहीं सूखा पड़े, न कहीं पर बाढ़ आए। मैं कांग्रेस के दोस्तों से और अपने राजनीतिक विरोधी भाइयों से कहना चाहता हूं, हमको 5 साल मौका दीजिए, जनता को गुमराह मत कीजिए। आप लोगों ने 68 वर्षों की इस आजादी के काल में 55 वर्षों तक जादूगरी करके इस देश की जनता को गुमराह किया है। आपने जादूगरी तो कर लिया, लेकिन हमको ईमानदारी से तो काम कर लेने दीजिए। 5 साल तो हमको काम कर लेने दीजिए। क्यों देश को गुमराह करने की, क्यों देश को गुमराह करने की आप कोशिश कर रहे हैं? गरीबों का सवाल है। बहनों भाइयों, आप कल्पना नहीं कर सकते थे 30-35 साल पहले इस देश के कुछ अर्थशास्त्री यह कहा करते थे कि हिंदुस्तान का भले ही कोई गरीब क्यों न हो, उस गरीब को बैंकों के साथ जोड़ देना चाहिए। हर गरीब परिवार का भी बैंक में खाता खुल जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आते ही प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रारंभ की। 7 महीने के अंदर 15 करोड़ से अधिक परिवारों के खाते बैंकों में खुल गए। यानी हिंदुस्तान के गरीबों को हम लोगों ने बैंकों से जोड़ दिया। पहले
बड़े बड़े लोग ही बैंकों के दरवाजे तक दस्तक दे सकते। लेकिन आज झोपड़ी में रहने वाला भी गरीब, चाहे कितना भी आलीशान बिल्डिंग का बैंक क्यों न हो, वहां उस दरवाजे पर दस्तक दे सकता है और कह सकता है हमारा बैंक का खाता तुम्हारे ऑफिस में है, तुम्हारी बैंक में है। और जानते हैं 99.7% परिवारों के खाते खुल गए। और एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसने भारत की इस योजना की सराहना की और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है। पर जो बड़ी चीजें हो जाती हैं, चौंकाने वाली, अचंभित करने वाली, उनको एक किताब होती है, उसे बोलते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। उसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना को शामिल किया है, यानी दुनिया सम्मान कर रही है। और हमारे ये मित्र जो है भारत की इज्जत उतारने पर आमादा है। गरीबों के लिए अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, 330 रुपया साल में देकर 330 रुपया साल में देकर 2 लाख रुपए का बीमा आपका पक्का हो जाएगा। क्या कभी इसकी कल्पना किसी ने की थी? साल में केवल 330 रुपया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, माने महीना में 1 रुपया जमा कर दीजिए, कोई यदि दुर्घटना हो गई तो 2 लाख रुपए का बीमा पक्का। क्या गरीबों को इससे राहत नहीं मिलेगी? क्या आज तक कभी कांग्रेस के दोस्तों ने इस काम को किया है? क्या चाहते हैं लोग हमारी सरकार से? उन्हें क्या चाहिए? अरे अभी तो शुरू किया है, करके दिखाएंगे। योजनाओं के संबंध में फैसला करने में, योजनाओं के संबंध में पैसे की व्यवस्था करने में, योजनाओं को क्रियान्वित करने में समय लगता है। और बहनों भाइयों, इस काम को करेंगे हम लोग। और देश की सुरक्षा का जहां तक सवाल है, मैं गृह मंत्री, देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हमारे मंत्रालय के। आतंकवाद, माओवाद, उग्रवाद और देश की सीमाएं सुरक्षा मुकम्मल करना, बॉर्डर पर फेंसिंग कराना, फ्लड लाइट लगवाना और हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर जो सिक्योरिटी फोर्स है बीएसएफ और आईटीबीपी, वह सब गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। यह सब सारे सीमा की सुरक्षा में लगे हुए। और एक हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान को जानते हैं, पता नहीं क्या हो गया है, क्यों नाराज पाकिस्तान रहता है। लेकिन जब होता है तब भारत पाकिस्तान सीमा पर सीज फायर का, यानी जो सीमा समझौता हुआ है उसको अतिक्रमण कर देता है, उसको तोड़ देता है और पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जाती है। ऐसे ही जब मैं गृह मंत्री बना तो उस समय भी अक्टूबर महीने में पाकिस्तान ने फायरिंग कर दी। बहनों भाइयों, मैं लेटा हुआ था, टेलीविजन के पर्दे पर मैंने देखा कि 5 निर्दोष भारतवासियों को, जो कि भारत पाकिस्तान की सीमा पर रहते थे, उन्हें मार डाला। मैंने अपने डायरेक्टर जनरल से पूछा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, क्या हो रहा है? उन्होंने कहा साहब अभी अभी यह जानकारी मिली है, ऐसा हो गया। तो मैंने कहा मुझे क्यों नहीं जानकारी दी गई? उन्होंने कहा साहब हम सोचे कि आपसे मिलाएंगे ही, तब तक आपका टेलीफोन आ गया। तो मैंने पूछा क्या क्या हुआ? उन्होंने कहा कि साहब हम लोग बराबर पाकिस्तान से कहते हैं, झंडे दिखाते हैं, सफेद झंडे, ऐ पाकिस्तान देखो फायरिंग मत करो, हम तुम्हारे साथ बातचीत करना चाहते हैं। फिर भी पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है। तो बहनों भाइयों, हमारे रगों में भी गर्म खून दौड़ने लगा। मैंने कहा बहुत हो गया। पहली गोली अपनी तरफ से नहीं चलनी चाहिए, लेकिन एक भी गोली यदि पाकिस्तान की तरफ से चलती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। और आपने देखा हो, बहनों भाइयों, क्या कभी सुना था आपने कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने खड़ा होकर कहे त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, मुझे बचा लो?
ऐसे काम नहीं चलेगा। हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने के लिए, हिंदुस्तानियों के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए शेर का कलेजा चाहिए, शेर का कलेजा चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री बहनों भाइयों, किसी भी सूरत में कुछ लोग, एक बार ऐसे ही हुआ, सरकार बनी, जम्मू कश्मीर में अच्छी सरकार काम कर रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं। एक सज्जन थे, नाम नहीं लूंगा, नाम लेना भी नहीं चाहिए। जब होता तो 2-3 लोग पाकिस्तान का झंडा दिखा देते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैंने कल जाकर जम्मू कश्मीर में कहा है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बर्दाश्त कर सकता हूं। कल जाकर 2 शब्दों में, और मैंने कहा है ऐसे लोगों का स्थान उनका घर नहीं होना चाहिए, सरकार की जेल होनी चाहिए। आपको यकीन दिलाता हूं, समय लगेगा। अपने 55-56 वर्षों की हुकूमत ने, कांग्रेस ने बहुत 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 बड़ी बड़ी चुनौतियां, बहुत बड़े बड़े संकट हम लोगों के सामने पैदा किए। वो करने में मेरे बहनों भाइयों समय लगेगा। चुटकी बजाकर कोई छोटी समस्या का समाधान यदि चुटकी बजाकर नहीं हो सकता, तो बड़ी चुनौतियों का, बड़े संकटों का मुकाबला भी चुटकी बजाकर नहीं हो सकता। आप भरोसा रखें। और मैं कहना चाहता हूं, हम सरकार, पहले भी कह चुका हूं, आज मैं आपको यकीन दिलाने के लिए कहना चाहता हूं, हम लोगों ने सरकार बनाई है तो सत्ता का सुख भोगने के लिए सरकार नहीं बनाई। और हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं बहनों भाइयों, हम राजनीति यदि करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। हम लूटने के लिए हमने सरकार नहीं बनाई। आप भरोसा रखें। मुझे आगे भी जाना नहीं था और कुछ भी बोलता। अभी मुझे राजकोट में, गुजरात में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करना, बहुत कुछ कहने की, आपसे बात करने की बहुत इच्छा हो रही है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह धरती राणा की धरती है, मीरा की धरती है, पन्ना धाय की धरती है। मैं जानता हूं यह भामा शाह की धरती है। मैं कभी भूल नहीं सकता उस राणा की शक्ति को, मीरा की भक्ति को, पन्ना धाय की युक्ति को और भामा शाह की संपत्ति को। ऐसे जैसे लोगों की धरती है। आपसे बातचीत करने की बहुत ही इच्छा हो रही है, लेकिन मजबूरी है, समय की बाध्यता, नहीं कर पा रहा हूं। कुछ सवाल आए हैं राजस्थानी भाषा। आपने देखा कि श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने हमको एक शब्दकोश भेंट किया है, और ट्रेन हमारे साथ प्लेन में जब बैठकर पीपी चौधरी जी, पाली के सांसद जब आ रहे थे, तो उन्होंने भी कहा भाषा राजस्थानी भाषा, राजस्थान। बहनों भाइयों से बहुत गंभीरतापूर्वक हमने लिया है, बहुत गंभीरतापूर्वक इसे लिया है, और इसमें प्रधानमंत्री से हम बात करेंगे ताकि कुछ राजस्थानी भाषा का मान सम्मान बढ़ सके। करेंगे, हम उस दिशा में प्रयत्नशील हैं। और कुछ पाकिस्तान से जो विस्थापित हैं, मैं देख रहा था झंडे उंडे लेकर खड़े थे। यदि मैं एक बार कह चुका हूं, हाँ मैं समझ रहा हूं, देख रहा हूं, कह चुका हूं, तो भरोसा रखिए हमने सारी वह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, और मैं अपने विस्थापितों को नागरिकता देगी हमारी सरकार, यह आपको भरोसा दिलाता हूं। हम जल्दी बहुत खुल के वचन नहीं देते हैं संभल कर, सब कुछ शुरू कर दिया है, प्रोसेस शुरू कर दिया है, देंगे आप, भरोसा रखिए। आप सभी का सहयोग चाहिए, आप सभी का सम्मान चाहिए। और बहनों भाइयों, किसी के बहकावे मत आ जाना, गांव गांव जाकर लोगों को समझाओ, कहो आप, क्योंकि इस समय अफवाहों का बाजार गर्म है। 4-4 महीने लोग विदेशों से घूमकर आते हैं और यहां बिल्कुल अफवाहों का दौर चलने लगता है। सिलसिला रुकना चाहिए, समय दीजिए। और आपको यकीन दिलाता हूं, समय 5 से लेकर 10 वर्ष के अंदर भारत एक ऐसा भारत बनेगा जो केवल धनवान भारत ही नहीं होगा,
बल्कि ज्ञान और विज्ञान में भी सारे विश्व का नेतृत्व करने वाला एक महान भारत बनेगा। यही आप सबको विश्वास दिलाते हुए अपना निवेदन समाप्त